Hello, my dear students. Today we are going to discuss about chapter number third, gravitation. And in gravitation, first of all, we are going to discuss about universal law of gravitation. In this topic, let us take two objects. First object is of mass m1 and second object is of mass m2, and when these objects are placed somewhere in the universe, then this law states that the force of attraction between these two objects is directly proportional to product of their masses. मीन्स क्या है इसका कि अगर यूनिवर्स में कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट हैं और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1 है और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास m2 है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो जो फोर्स होगा वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो मासेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सपोज करो ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, तो इसको दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा 6 kg. तो फोर्स जो है वो 6 kg के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मींस अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास जो है उनका प्रोडक्ट जो है अगर वो ज्यादा आता है, मींस उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. और अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो मासेस है उनका प्रोडक्ट जो है वो लेस है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा रहेगा, लेस रहेगा. तो ये लो क्या बोलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो भी मासेस आपको पास गिवन है उन मासेस का क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए. देन द प्रोडक्ट्स गिव द प्रोपोर्शनलिटी फोर्स टू अस. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट ये क्या देता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों के ऑब्जेक्ट के सेंटर्स ले लिए हमने और इनकी दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को क्या कंसीडर किया है, आर कंसीडर किया है, स्मॉल आर. देन दिस लॉ स्टेट दैट द डिस्टेंस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मीन्स क्या है इसका कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब क्या है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आर है. अब इस आर के स्क्वायर के इनवर्सली, सपोज करो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो, उतना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर इन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लेस होगा, कम होगा. क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली भी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब जो भी इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर करोगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये फोर्स होगा. तो मैंने क्या बताया, यहां पर हमारे पास जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट है वो क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस जो हैं उनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों के मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, उसके स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो हम यहां से हमें यहां से मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर. ओके, और जब भी कभी फिजिक्स में कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो कुछ ना कुछ वहां पर कांस्टेंट रखा जाता है. तो यहां पर जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा. यहां पर जो कांस्टेंट आता है वो है कैपिटल जी, और कैपिटल जी जो है उसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, तो यहां पर ये जो कैपिटल जी है ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो यहां पर हम सबके बारे में लिख लेते हैं. और ये फोर्स जो है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होगा G m1 m2 बाई आर स्क्वायर. सो हियर फोर्स जो है वो इक्वल है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर के. यहां पर जो ये कैपिटल G है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो हियर कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, तो यहां पर ये जो कैपिटल G है ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यहां m1 क्या है, m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट. ओके, एंड m2 क्या है, यहां पर m2 है मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट. ओके, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स.
एक चीज ध्यान रखना बच्चों, बच्चों को ये लगता है कि यहाँ आर रेडियस है, पर यहाँ पर आर रेडियस नहीं है। यहाँ पर दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल आर। सो हमने क्या पढ़ा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के जो मासेस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया तो हमें मिला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। फिर जैसे हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाया तो यहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट आया जिसे हमने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ओके, सो मैंने सारा डिस्कशन यहां पर लिख दिया है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। मतलब अपन क्या कर रहे हैं बेटा, कैपिटल जी जो है उसकी यूनिट मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां हम जानते हैं F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, F जो है F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या पता करना है, कैपिटल जी की वैल्यू पता करनी है। तो कैपिटल जी की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 मुझे वैल्यू मिलेगी। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल जी की यूनिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां हम जानते हैं फोर्स जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर क्या है, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, मींस आर क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को काय में मेजर करते हैं, मीटर में, तो यह क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यहां पर m1 एंड m2 क्या है, मासेस, और मास को काय में मेजर करते हैं, केजी में, तो केजी मल्टीप्लाई बाय केजी। तो यहां से हमें कैपिटल जी जो है उसकी यूनिट मिलेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो आपको सबको ध्यान रखनी है कि ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर ऑल्सो G इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके, सो यहां पर F जो है, यहां पर हमने क्या किया, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर से हमें क्या चाहिए था, G की यूनिट निकालनी थी, इसलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। सो यहां पर क्या हो गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को काय में मेजर किया जाता है, मीटर स्क्वायर में। m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 क्या है, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। सो यहां से हमें क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके, सो ये हमारी क्या हुई, यूनिट ऑफ कैपिटल जी, मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट हमें क्या मिली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। अब अगर हमें इसकी डेफिनेशन पता करनी हो, मींस हम क्या चाहते हैं कि हम डेफिनेशन फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या करनी है, डेफिनेशन पता करनी है। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर हम ऐसा कंसीडर करें, ऐसा माने, लेट मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 1 kg, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 1 kg एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर। अगर हम यहां पर सबकी यूनिट को 1 कंसीडर कर ले, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसका मास को m1 मान लें, सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसके मास को m2 मान लें, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या मान लें अपन, 1 मीटर मान लें, देन हमें क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा F इक्वल टू G की जगह कैपिटल G 1, यहां पर भी 1 और यहां पर 1 का स्क्वायर। मतलब यहां पर मैंने सभी जगह 1 वैल्यू पुट करी है, तो यहां पर मुझे मिलेगा F इज इक्वल टू G। मीन्स क्या है, if the mass of first object is 1 kg, the mass of second object is also 1 kg and distance between them is 1 meter, then in that case the force of attraction is directly equals to the universal gravitational constant. Means if the mass of first object is 1 kg, mass of second object is also 1 kg and distance between these two objects is also 1 meter, then the universal gravitational constant is directly equals to the force of attraction between them. Okay, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मींस इसका यूज क्या है, देखो अर्थ की सरफेस पे हम सरवाइव कर पा रहे हैं, अर्थ की सरफेस पे हम खड़े हैं, तो ये किसकी वजह से, क्योंकि हम यहां पर हैं सपोज करो, तो हमारे और अर्थ के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम अर्थ की सरफेस पे खड़े रह पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड बात करें तो अर्थ पर जब रेनफॉल होता है, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर रेन होता है, तो रेन नीचे क्यों आती है, रेनफॉल या स्नोफॉल जो होता है उसकी वजह से जो रेन है या स्नो है वो नीचे क्यों आती है अर्थ की सरफेस में,
क्योंकि अर्थ और रेन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और अर्थ का मास क्या है, काफी ग्रेटर है एज कंपेयर टू रेन के मोलिक्यूल्स की। तो यहां पर क्या है, जो अर्थ है उस रेन के मोलिक्यूल्स पे क्या लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। और जब वो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है तो वो किधर अट्रैक्ट होता है, अर्थ की सरफेस की वजह से। आपने देखा होगा कि टाइड्स आते हैं ओशियंस में, ठीक है, समुद्रों में क्या है, लहरें आती है, ठीक है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, वो किसकी वजह से होता है, अर्थ और मून के बीच में, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होता है बेटा। समुद्र मून जब अर्थ के नियरेस्ट आ जाता है तो मून क्या करता है, यहाँ वाटर सरफेस लेवल पे क्या होगा, मान लो सपोज अर्थ के सरफेस लेवल पे वाटर है और मून क्या है, नियरेस्ट आया, ठीक है, रिवोल्व करता है। आपको सबको पता होगा कि अर्थ के चारों तरफ कौन रिवोल्व करता है, मून रिवोल्व करता है। अब मून क्या है, रिवोल्व करता हुआ सपोज करो यहाँ पर आया और यहाँ पर वाटर है, तो ये क्या करेगा, इस अर्थ के जो वाटर है इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगी, हाई टाइड। अब मान लो ये मून रिवोल्व करता हुआ कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया, अब वाटर यहाँ है, अब यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वो वापस वाटर सरफेस ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर उसको वापस क्या कर लेगा, अपने पास बुला लेगा, तो इसकी वजह से लो टाइड्स। तो हाई टाइड्स और लो टाइड्स भी किसकी वजह से आते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आते हैं। तो ये सारे ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या है, यूजेज है, जिनकी वजह से ही होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा स्मॉल जी से, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल जी से। जब भी कभी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, फ्री फॉल क्या है, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और सपोज करो ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैं क्या है, बिना किसी फोर्स के इसको सिंपली गिराता हूं, ठीक है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है बेटा फ्री फॉल। क्या बोला जाता है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल होता क्या है, जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव किया जाता है, मतलब वो उस पर केवल और केवल एक फोर्स वर्क कर रहा होता है, जिसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, फ्री फॉल कराया जाता है। तो बेटा जब भी कभी क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम फ्री फॉल करवाते हैं, तो जब वो फ्री फॉल कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती हुई रहती है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है। सपोज करो फॉर एग्जांपल आई विल टेक यू, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। ओके, यहां पर हम सबसे पहले ले रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और सपोज करो थोड़ी देर बाद, ठीक है, ये टाइम ले लेते हैं अपन 1 सेकेंड का, हमने यहां पर 1 सेकेंड का टाइम लिया और 1 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड होगी। अगेन फिर क्या हुआ, और टाइम निकला और जैसे ही हम 1 सेकेंड और आगे बढ़े तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी। सो हमें पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारे किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। तो ये सेम वैसा ही एक्सेलरेशन है जो पहले आपने फर्स्ट चैप्टर मोशन में पढ़ा हुआ था। बस ये क्या होता है, वहां पर हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, यहां पर हम वर्टिकली ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं या नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, वर्टिकली मूव करते हैं। तो वर्टिकली मूव करते हैं तो जैसे इस या तो नीचे आ रहे होंगे या ऊपर जा रहे होंगे, तो इस केस को क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं। तो ये सेम वही चीज है जो आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ी है, एक्सेलरेशन, और इसका भी सेम फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब सपोज करो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर आपके पास क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, बाद में कितनी होगी 10, ये वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो मैंने क्या करा 10 माइनस क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन क्या कर दिया टी। टाइम कितना लिया हमने, 1 सेकंड का लिया है, तो यहां पर मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो जी की वैल्यू मेरे को मिली 10। ठीक है, ये हमने क्या करा है, कंसीडर किया, माना है, सपोज करो ये है ना। तो अर्थ की सरफेस पे जब प्रैक्टिकली देखा गया, ठीक है, जब निकाला गया तो अर्थ की सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती है वो क्या निकल के आती है 9.8। क्या निकल के आती है 9.8, और उसे अप्रोक्सीमेटली क्या करते हैं 10।
पर ध्यान देना, जब भी कभी ये वेलोसिटी इंक्रीज होगी वो इस तरीके से इंक्रीज होगी कि उनके जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी अगर अर्थ की सरफेस पे। तो हम क्या करते हैं कि कैसे निकाली हमने, तो हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं यहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अभी अभी हमने डिस्कस किया F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है जिसको अपन ने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया। ओके, यहां पर जो m1 है वो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस होता है कि जब भी कभी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो और उन दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ है तो उससे बोला जाता है बेटा ग्रेविटी। और अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट में अर्थ नहीं है, जैसे सपोज करो सन और मून के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, देन उसको बोला जाता है ग्रेविटेशन। तो यहां हम ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम सपोज करो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, यहाँ मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अर्थ मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूं कि यहाँ पर मैं एक को लिख रहा हूँ कैपिटल एम, एक को लिख रहा हूँ स्मॉल एम। यहाँ पर कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ प्लेनेट है। क्या है यहाँ पे, मास ऑफ प्लेनेट। ओके, प्लेनेट मींस जिस पे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम अर्थ पे हैं तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ ले लेंगे, जिसे हमने क्या कंसिडर कर दिया, कैपिटल एम। अब यहाँ पर जो m2 है उसको स्मॉल एम बोल रहा हूं, यहाँ पर स्मॉल एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है यहाँ पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से F इक्वल टू क्या हो गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, है ना। यहाँ पर m क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और a क्या होता है, एक्सेलरेशन। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो हम इसे भी मॉडिफाइड करेंगे। एम ए की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर एम जी लिखेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा तो है फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने ये डेराइव किया था, F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ठीक है, जिसे हम कैसे बताते हैं, फादर इक्वल टू मदर, F इक्वल टू माँ। ओके, सो यहां से F इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। ये हमारे लिए क्या होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखो, ये दोनों लॉज किसने दिए हैं, न्यूटन ने, और ये दोनों न्यूटन ने दिए हैं। तो दोनों के फोर्स के जो राइट साइड के जो एक्सप्रेशन है वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर न्यूटन ने फोर्स के फॉर्मूले दिए हैं हमें, तो उसने बोला एक बार कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर उसने बोला F इक्वल टू क्या होता है, mg। तो अगर ये दोनों फॉर्मूला करेक्ट है तो दोनों के RHS पार्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देख रहे हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और यहाँ पर सेकंड है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि ये जो mg है वो किसके इक्वल होगा, g कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर के। यहाँ स्मॉल m क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास है, तो ऑब्जेक्ट का मास है, तो यहां से स्मॉल एम से हमने क्या कर दिया, स्मॉल एम को कैंसिल आउट कर दिया। तो यहां पर हमें क्या वैल्यू मिली कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर ऐसा करते हैं, ये हमें इसको भी कैपिटल मान लेते हैं। ये आर क्या है, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इसको स्मॉल आर कंसिडर किया था, मैं इसको कैपिटल आर मान लेता हूं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या लेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लेट कर लिया, कैपिटल आर। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको स्मॉल जी की जो वैल्यू मिली वो मिली कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता लगती है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये कभी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, प्लेनेट के मास पे। मतलब क्या है कि अर्थ की सरफेस पे आप कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन होगा जिससे आप की बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप अगर 2 kg का कोई पत्थर लो, ठीक है, स्टोन लो, और 5 kg का कोई स्टोन लो, दोनों को एक साथ फ्री फॉल करवाओ, तो यहां पर वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा, दोनों एक साथ नीचे आएंगे। दोनों एक साथ नीचे क्यों आएंगे, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है, जिस एक्सेलरेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, वो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब ये कहीं पर भी स्मॉल एम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां पर कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि पूरे यूनिवर्स में क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा।
कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ प्लेनेट, अर्थ पे हो तो वहां की वैल्यू आएगी, मून पे हो तो वहां की वैल्यू आएगी, और अनदर प्लेनेट पे कहीं पे जाते हो तो वहां की वैल्यू आएगी, मास ऑफ द प्लेनेट। और आर क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, मींस ऑब्जेक्ट और प्लेनेट के दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो यहां पर जब वैल्यू हम पुट करते हैं यहां पर, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द यूनिट बट वी डिडंट डिस्कस द अबाउट द वैल्यू। सो प्रैक्टिकली ये न्यूमेरिकली, ठीक है, साइंटिस्ट ने अपने लेबोरेटरीज में इसको फाइंड किया है, उसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या यूनिट आई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये तो है। अब मास ऑफ अर्थ यहां पर वैल्यू पुट कर दें अपन, रेडियस ऑफ अर्थ वहां पर हम क्या करते हैं, पुट कर दें, और उसे जब सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 9.8, क्या मिलेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या करा बेटा, यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, मास ऑफ अर्थ पुट किया, रेडियस ऑफ अर्थ पुट करा, और जब उसे सोल्व किया तो हमने क्या देखा कि इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब ये क्या है, ये तो है एक्सेलरेशन जो कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाता है, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। और हमने मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां से क्या देखी कि ये जो एक्सेलरेशन है ये कहीं पर भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्लेनेट के मास पे, प्लेनेट की रेडियस पे, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब आज से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग हो तब भी वो दोनों एक साथ तो ही नीचे आएंगे। पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर हम एक कोइन लें और एक पेपर लें, कोइन को और पेपर को एक साथ नीचे गिराएं तो कोइन तो फटाफट नीचे आ जाता है पर पेपर तो नहीं आता, और आप बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ नीचे आएंगे, उन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 9.8। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है कि अर्थ तो अट्रैक्शन फोर्स दोनों पर ही सेम ही लगाती है, अर्थ तो क्या करती है, दोनों पर अट्रैक्शन फोर्स सेम ही लगाती है। पर क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट, जब उसका मास जो डिफरेंट डिफरेंट है तो उन पर एयर रेजिस्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे एयर है, अब एयर ठीक है कोइन पे इतना इफेक्ट नहीं करेगी जितना कि क्या करेगी, पेपर को इफेक्ट करेगी। तो यहां पर अगर हम इन सारे यही सब एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में जाएं जहां पर एयर भी अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो अब वहां पर दो ऑब्जेक्ट को अगर हम गिराएंगे तो वो दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे। मतलब यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, अर्थ तो दोनों ऑब्जेक्ट पर सेम ही फोर्स लगाती है, सेम ही अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, पर क्या होता है कि एक तो 5 kg का पत्थर लिया, एक 2 kg का लिया, तो दोनों नीचे एक, उन पर अर्थ जो फोर्स लगाएगी वो सेम ही लगाएगी। बट क्या होगा कि यहां पर एयर रेजिस्टेंस आ जाने की वजह से, वो जैसे कोइन और पेपर की बात करेंगे तो पेपर पे एयर जो है वो ज्यादा फोर्स लगा रही, इसलिए पेपर धीरे धीरे, पर मान लो एयर भी ना हो, एयर ना हो और कोइन और पेपर ही हो, और उनको वैक्यूम में जाके हम एक साथ नीचे गिराएं तो वो दोनों क्या होंगे, एक साथ ही नीचे जाएंगे। मतलब क्या है, यहां से हमें ये पता लगा कि जो स्मॉल जी है वो किस किस पे डिपेंड करती है, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर पे। और यहां पर कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द सेंटर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो आपको ये पूरा क्लियर हुआ। यहां पर जी क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पर कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है। मेजर डाउट रहता है बच्चों का कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या है, और कैपिटल जी क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, यहां पर क्या है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, लिसन, यहां पर जो कैपिटल जी है ये तो एक कांस्टेंट है, ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ये एक्सेलरेशन है, ये प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करेगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या आया, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर आप
प्लेनेट, जैसे अभी आप अर्थ पे हैं तो पूरी अर्थ पे तो सेम बनी रहेगी, पर अगर आप मून पे चले गए तो वहां पर मून पे बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ की सरफेस पे तो 9.8 होती है, पर मून पे जाओगे तो कितना हो जाएगा वहां पर 1.6, क्योंकि वहां पर आपको रखना पड़ेगा मून का मास और मून की रेडियस। तो ये क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स में सेम नहीं होती, जबकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी है उसकी पूरे यूनिवर्स में वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी, जबकि ये क्या करेगी, ये वैल्यू प्लेनेट टू प्लेनेट क्या करेगी, वेरी करेगी। ओके, तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आया। पहला डिफरेंस क्या पढ़ा हमने, पहला डिफरेंस हमने ये पढ़ा कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये तो पूरे यूनिवर्स में ही सेम बना रहता है, पर यहाँ पर ये जो है स्मॉल जी ये क्या करती है, प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करती है। ओके, यहां पर दूसरा हम मेजर डिफरेंस पता कर लेते हैं, और दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है यहाँ पे, कि ये जो वैल्यू है ये पूरे के पूरे यूनिवर्स में सेम है, जैसा कि अपन ने यहाँ पर बात कर ली, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो जी है ये हमारे अर्थ की सरफेस पे ही मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये जी की जो वैल्यू है 9.8 या ओनली ऑन अर्थ की सरफेस पे। अगर आप यहाँ से हाइट पे जाते हो तब भी इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, और डेप्थ में जाते हो तब भी क्या होती है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। मतलब जो जी है वो 9.8 कहां पर है, एट सरफेस पे। कहां पे है ये वैल्यू, सरफेस पे। इससे अगर आप नीचे जाओगे मतलब डेप्थ में जाओगे तब भी इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, और ऊपर जाओगे तब भी इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और दूसरी बात मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि अर्थ के सेंटर पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अर्थ के सेंटर पे क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों होती है उसका रीजन समझाता हूं। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट उठ के कहां आ गया, यहां पर आ गया, और अर्थ के सेंटर पे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर पे डिक्रीज, मैंने बताया कि जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, हम जाते हैं सरफेस से नीचे तो भी इसकी वैल्यू, तो जब डिक्रीज होती जाएगी ऊपर हो जाएगी, तो एट सेंटर, अर्थ के सेंटर पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसी रहती है, जीरो होती है। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस, जो कैपिटल जी है वो हमारे कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड। यहां पर जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है। यहां पर जी की वैल्यू चेंज होती है। ये स्केलर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये वाली जो जी है ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, जबकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम डिस्कस करेंगे यहां पर मोशन की इक्वेशंस के बारे में। मोशन इक्वेशन अंडर ग्रेविटी। अंडर, हमने क्या है मोशन की इक्वेशन पढ़ी है, 3 इक्वेशंस होती है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। अभी क्लास 9 में 3 है, फिर एक और पढ़ोगे आप आगे। सो v इक्वल्स टू u प्लस एटी इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे तो हमें 3 न्यू इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। वहां पर क्या है कि यहाँ v इक्वल्स टू यू प्लस एटी जो है, यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, a की जगह यूज करेंगे g। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर a क्या होता है, एक्सेलरेशन, और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अभी हम ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में बात करें तो a को रिप्लेस कर देंगे काई से, g से, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई v इक्वल्स टू यू प्लस जी की। फिर हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन पे, तो s है। अब ये जो हम ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो इसे बोलते हैं डिस्टेंस s, पर यही चीज अगर हम वर्टिकली मूव करेंगे तो उसे बोला जाएगा h, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, s से, पर अगर हम वर्टिकली मूव करेंगे तो उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, h से रिप्रेजेंट करता है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो मैंने यहां क्या करा, a को चेंज कर दिया g में, u वही रहेगा, s को चेंज कर दिया h में। ओके, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो यहाँ पर ये v स्क्वायर है, यहाँ पर u स्क्वायर है। अब देखो ये 2a की जगह क्या कर देंगे, g, और s की जगह क्या कर देंगे, h कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो चुका है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, और s डिस्टेंस जो है वो काय में चेंज हो चुकी है,
एच में। तो हमने क्या करा यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस एटी थी, तो यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस जी टी कर दिया। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर था, तो h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कर दिया। एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये जो मोशन की इक्वेशंस हम कंसीडर कर रहे हैं इनके साइन कैसे लेंगे। और ये साइन कन्वेंशन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन देता है, पर मैं आपको बता दूं कि ये अपने अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग बुक अलग अलग फॉलो करती है। आप अगर ये साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं तो आपको बड़ी क्लासेस में 11th 12th में भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो है जब भी कभी कोई सरफेस हो उससे जब भी आप ऊपर जा रहे हो तो उसको कंसिडर करो पॉजिटिव, और सरफेस से नीचे जा रहे हो तो उसे कंसिडर करो नेगेटिव। अब इसमें क्या क्या वैल्यू कंसिडर करोगे ऊपर जा रहे हो तो एक तो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर, एक क्या है फाइनल वेलोसिटी है, एक क्या है हाइट है। तो ये तीन चीजें आपको क्या है सरफेस से अगर आप ऊपर जा रहे होंगे तो आप कैसे कंसिडर करेंगे पॉजिटिव करेंगे। मतलब u की वैल्यू, v की वैल्यू और h की वैल्यू कैसे कंसिडर करेंगे पॉजिटिव अगर आप सरफेस से ऊपर जा रहे होंगे, और u की वैल्यू, v की वैल्यू और h की वैल्यू कंसिडर करेंगे नेगेटिव अगर आप सरफेस से नीचे जा रहे। सपोज करो मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, तो बॉल जब सरफेस पे से ऊपर जा रही होगी, अगर बॉल सरफेस पे से ऊपर जा रही होगी तो उसके साइन को मैं कैसा कंसिडर करूंगा पॉजिटिव। क्या क्या कंसिडर करूंगा u, v और h। पर सपोज करो यही चीज मैं कर रहा हूं कि मैं किसी बिल्डिंग पर खड़ा हुआ हूं और बिल्डिंग पे खड़ा होकर वहां से मैं कोई बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं नीचे। तो ध्यान से देखना जहां पर मैं खड़ा होता हूं वहीं पर हम सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट पर खड़ा हुआ हूं, तो यहाँ पर जो बिल्डिंग की हाइट है यहीं पर हम मैं क्या कर लूंगा यहाँ पर हम सरफेस मान लेंगे। अब देखो सरफेस से बॉल नीचे आ रही है तो यहाँ पर मैं u, v और g की वैल्यू को u, v और h की वैल्यू को क्या लेंगे नेगेटिव। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, 9th क्लास में बताया जाता है कि जी की वैल्यू सरफेस से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव। पर मेरे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये है कि आप जी को हमेशा नेगेटिव कंसीडर करो, जी ऑलवेज नेगेटिव, जी ऑलवेज लेना है आपको नेगेटिव ऑलवेज। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन अलग अलग बुक अपना फॉलो करती है। तो मेरा ये कहना है कि यू और वी और एच जो है आप ऊपर मूव कर रहे हैं तो क्या लोगे पॉजिटिव, नीचे मूव कर रहे हैं तो कैसा लोगे नेगेटिव। हर न्यूमेरिकल इस मेथड से सोल्व हो जाएगा और कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। जी हमेशा क्या लेना है नेगेटिव लेना है। अब उसका रीजन क्या है कि जी नेगेटिव ही क्यों लेना है। आप चाहे सरफेस से ऊपर जाओ या सरफेस से नीचे जाओ, हमेशा जो ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो अर्थ की तरफ होगा। मतलब क्या है कि जैसे अर्थ की सरफेस से अगर आप ऊपर मूव कर रहे हो तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लग रही है, और जब आप नीचे मूव कर रहे हो, नीचे की साइड आ रहे हो, जब आप ऊपर मूव कर रहे थे तब भी ग्रेविटी तो नीचे ही लग रही थी, जब आप नीचे आ रहे हो तब भी ग्रेविटी तो क्या लग रही है नीचे ही लग रही है। मतलब हमेशा अर्थ की तरफ ही लग रही है, नीचे से मतलब है अर्थ के सरफेस की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ ही लग रही है। तो इसलिए हम जी हमेशा क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। और सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो यू, वी और एच के साइन पॉजिटिव लो और यू, वी और एच के साइन नेगेटिव। इसको हम इंप्लीमेंट भी करेंगे, इस पे हम ग्रेविटेशन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये साइन कन्वेंशन। ओके, पर साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा यू, वी और एच। ठीक है, टी का कोई साइन नहीं लेते हैं क्योंकि टी टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, आगे बढ़ता रहता है, इसलिए साइन टी का कंसीडर नहीं किया जाता है। जबकि और अब जब आप ये वैल्यूज कंसीडर कर लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कंसीडर करने जा रहे हैं वो की है, ठीक है, मास एंड वेट के बारे में। सो मास एंड वेट में क्या है कि ये हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, मास एंड वेट। ओके, मास एंड वेट से पहले अपन एक और टॉपिक ले लेते हैं, वो है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। मतलब क्या है बेटा, हमने बात तो की है कि जी की वैल्यू पूरी अर्थ की सरफेस पे क्या रहती है सेम बनी हुई रहती है 9.8, पर इसमें भी हल्का सा लॉजिक है। क्या है देखो, एक्चुअल में ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये अर्थ को स्पेयर मान के की है। ठीक है, अर्थ को क्या है, ये जो जी की वैल्यू है ना, ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, जी का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल जी का फॉर्मूला। इसमें हमने अर्थ को स्पेयर माना और उसकी रेडियस पर्टिकुलर कंसीडर की, और उससे हमने क्या निकाली, इसकी वैल्यू सोल्व करने पे क्या निकल के आई, ठीक है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अर्थ स्पेयर होती नहीं है, अर्थ तो ओवल शेप में होती है। मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूं ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊं। तो ये अर्थ जो है वो किस तरीके से होती है, स्पेरिकल में। और स्पेयर के बेटा हमेशा क्या होते हैं,
टू सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अर्थ को स्फीयर मान लिया, और इस स्फीयर में ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, इक्वेटर, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर ये इक्वेटर वाली लाइन है, और यहाँ हम सपोज करो ये हमने सेंटर कंसिडर कर लिया इसका, ठीक है, इसका सेंटर कर लिया, अर्थ का सेंटर कंसिडर। अब ध्यान से देखना, इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं आर ई, ठीक है, रेडियस ऑफ इक्वेटर। और आप सभी को पता है यहाँ पर अर्थ के सरफेस, यहाँ इक्वेटर होता है और यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है। तो इस डिस्टेंस को मैं कंसिडर कर रहा हूं आर पी, ओके। ये डिस्टेंस क्या है मेरी, आर ई, ये वाली डिस्टेंस क्या है मेरी, आर पी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आर ई एंड आर पी के बारे में। तो यहां पर हमें पता है कि जो स्मॉल जी है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अगर हम इक्वेटर पे बात करें, कहां पर बात करें, इक्वेटर पे, तो यहां पर लेंगे आर ई का स्क्वायर, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर स्मॉल जी जो है वो कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर ई का स्क्वायर होगा। पर अगर हम पोल पे बात करें, और इसको जी ई बोल देता हूं, तो यहां पर हम यूज करेंगे कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर पी का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे लिए। ये तो क्या हुआ, पोल पर वैल्यू है ना, ये क्या हुआ, पोल पर वैल्यू। अब यहां से ध्यान से देखो आप, कि आपको दिखाई दे रहा है कि आर ई जो है वो ग्रेटर देन है आर पी से। देखो ये डिस्टेंस कम होगी और ये डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ फ्लैट है हल्की सी, तो यहां पर आर ई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब जब आर ई की वैल्यू ग्रेटर होगी, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट अगर बड़ा होगा, तो यहाँ जी की वैल्यू कैसी आएगी बेटा, कम आएगी। और यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट अगर कम होगा, तो जीपी की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। मतलब क्या है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगी कि पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर की कंपैरिजन में हल्की सी ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहां पर ज्यादा होती है, पोल पे या इक्वेटर पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा कहां पर होती है, पोल पर ज्यादा होती है, एज कंपेयर टू इक्वेटर, हल्की सी ज्यादा होती है, क्योंकि हल्का सा वेरिएशन आता है यहां पर इन दोनों की रेडियस में। तो यहां पर जब लिखा, ये कहां की बात है, इक्वेटर की बात है, ये कहां की बात है, पोल की बात है। फिर हमने यहां पर दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, तो हमने क्या देखा कि ये जो डिनोमिनेटर है आर ही, डायग्राम से देखने को मिल रहा है कि आर ही की वैल्यू ज्यादा है और आर पी की वैल्यू क्या है, कम है। अगर आर ई आर पी से ज्यादा होगा, तो यहां पर जी की वैल्यू कम होगी और जीपी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो यहां पर जीपी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जी। क्या तुमको समझ में आ रहा है पूरा, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है, जो कि क्या होता है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद फिर हम एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स के लिए, ओके। तो यहाँ पर इसमें हम डिस्कस करेंगे मास एंड वेट के बारे में। अब मास होता क्या है, देखो मास होता है बेटा, द कंटेंट प्रेजेंट इन योर बॉडी या इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मास, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, ठीक है। मास को किससे प्रेजेंट किया जाता है, द कंटेंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, द कंटेंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मास, ओके। जबकि वेट क्या है, वेट होता है बेटा, ठीक है, कि हमने अर्थ की सरफेस पर कितना फोर्स अप्लाई किया। मींस क्या है, वेट जो है उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन द अर्थ। हमने अर्थ की सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाई किया, वो कहलाता है हमारा वेट, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mg, ठीक है। जैसे ma होता है, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma। तो यहां पर हमने अर्थ पे कितना फोर्स लगाया, उससे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, W से। और यहाँ m, ठीक है, सब जगह सेम है। यहाँ a एक्सेलरेशन की जगह क्या यूज करा, mg। तो वेट का फॉर्मूला क्या निकल के आया, mg। और ये जो वेट है, ये बेटा क्या करता है, प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करेगा, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू प्लेनेट टू प्लेनेट पे क्या करती है, वेरी। तो ध्यान से सुनना, जब भी आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाओगे, तो आपका वेट बदलेगा, मास तो सेम ही रहेगा, जो आपकी बॉडी के अंदर कंटेंट है वो तो वही रहेगा, पर वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बदलने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका वेट बदल जाएगा। सपोज करो आप अर्थ की सरफेस पे हो और आपका जो वेट है वो 60 न्यूटन है, ठीक है। वेट हम जो बोलते हैं मास 60 kg का है, वो गलत है। हम वेट बताते हैं, हमारा क्या बताते हैं, वेट। तो यहाँ पर वेट क्या है, 60 न्यूटन।
अब मान लो आप मून पर चले गए, ठीक है, क्या चले गए, मून पर। तो यहां पर सपोज करो ये मास होगा 6 इंटू यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, तो ये 6 इंटू 10 कितना हो रहा है बेटा 60, ठीक है। पर अगर आप मून पर चले गए, कहां पर चले गए, मून पर चले गए, तो मून पर क्या होगा बेटा, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बदल जाएगी, और इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है बेटा कि वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू होता है 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन मून। ओके, ठीक है, वेट ऑन मून जो है वो 6 टाइम्स होगा, ठीक है, वेट ऑन अर्थ का। यहां पर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर मिल जाएगा। तो अगर यहां पर आप बात कर रहे हैं, सॉरी 6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन मून। ओके, तो यहां पर मान लो आपका अगर 60 केजी है अर्थ पे, तो 60 को 6 से डिवाइड करोगे तो मून पे कितना चला जाएगा, ठीक है, वेट ऑन मून कितना हो जाएगा 10। ओके, यहां पर 10 न्यूटन। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, ये किस किस के बीच में रिलेशन है, मास और वेट के। ओके, थैंक यू।